लॉजिकल विद गीता शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा आधार है जिसके बलबूते अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। किसी देश की अर्थव्यवस्था की गति को देखना है तो वहां के बैंकों की हालत को देखना बेहद जरूरी है। अगर अपने ही देश की बात करें तो पिछले 6 साल में बैंकों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बैंकों का एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगातार बढ़ रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो कर्ज होते हैं जिनका भुगतान नहीं होता और बैंकों को उम्मीद भी नहीं होती कि वो कर्ज वापस आएंगे। यानी ऐसी स्थिति में बैंक पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें उबारने के लिए आरबीआई और सरकार को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। पिछले 2.5 साल की ही बात करें तो 3 ऐसे बड़े बैंक हैं जो इस स्थिति में पहुंच गए कि उनकी हालत बद से बदतर होती गई और उन्हें इस स्थिति से उबारने के लिए और जो बैंक के ग्राहक हैं उनको उनके निवेश किए हुए पैसे उन तक पहुंचाने के लिए आरबीआई और सरकार को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अब यही बात दक्षिण भारत के लक्ष्मी विलास बैंक के लिए कही जा रही है। 94 साल पुराना ये बैंक पूरी तरह डूबने की कगार पर पहुंचा। आरबीआई ने बैंक से पैसे निकालने की लिमिट तय की और ये भी सामने आया कि अब ये बैंक सिंगापुर के डीबीएस बैंक को दिया जा रहा है। दरअसल लक्ष्मी विलास बैंक लगातार घाटे में है। इसकी कुल जमा राशि 20,000 करोड़ है, जबकि उधारी 17,000 करोड़ रुपए है। बैंक का शेयर भी अब शून्य तक जाने की आशंका जताई जा रही है। बैंक के 4100 कर्मचारियों के साथ लाखों खाता धारकों में संशय बना हुआ है। हालांकि आरबीआई ने इस बैंक को बचाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है, लेकिन इस बैंक के खाता धारकों में बहुत कम उम्मीद बची है। उन्हें डर है कि कहीं उनका जमा किया हुआ पैसा ही उनके हाथ से ना निकल जाए। लक्ष्मी विलास बैंक ने सितंबर तिमाही में 397 करोड़ रुपए का नुकसान बताया था। कुल उधारी की तुलना में इसका ग्रॉस एनपीए 24.45% तक पहुंच गया। 18 नवंबर को बैंक का शेयर 20% गिरकर 12.40 रुपए हो गया। जून में यही शेयर 25 रुपए पर था। बैंक ने आम ग्राहकों के लिए प्रतिदिन 25,000 की निकासी की सीमा तय की है, जबकि आपातकाल में 5 लाख रुपए तक निकाले जा सकते हैं। मॉनिटोरियम लगने के बाद पहले ही दिन लोगों ने 10 करोड़ की करीब राशि बैंकों से निकाली। अब बैंक को बचाने के लिए डीबीएस से मर्जर किया जा रहा है। डीबीएस 2,500 करोड़ रुपए की शुरुआती रकम का निवेश करेगा। बैंकों की बिगड़ती हालत के लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये हालत इक्का दुक्का बैंकों की नहीं है। पिछले 6 साल में गिरती अर्थव्यवस्था की वजह से बैंकों की हालत काफी खराब होती गई है। पिछले साल सितंबर महीने में पीएमसी बैंक की हालत देखते हुए इसे बंद करने तक की नौबत आ गई थी, जिसके बाद कड़े कदम उठाए गए। ऐसे में खाता धारकों में विश्वास बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। यही हाल यस बैंक का भी रहा। यस बैंक की वजह से भी लाखों खाता धारकों को मुश्किल दौर का सामना करना पड़ा। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का कहना है कि भारत का बैंकिंग सेक्टर अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को रोके हुए है। उन्होंने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बड़े बैंकों से मिलकर बनता है और भारत में अकेला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही एक ऐसा बैंक है जो दुनिया के टॉप 100 बैंकों में आता है। भारतीय बैंकों के साथ स्केल और क्वालिटी की दिक्कतें हैं। पूरा तंत्र समस्याओं से जुड़ा है। बैंकों से शुरू हुआ बिगड़ती अर्थव्यवस्था का सिलसिला जल्द रुकने वाला नहीं लगता है। खुद इस बात को रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर डी सुब्बाराव ने भी माना। उन्होंने माना कि बैंकों की वजह से जो नुकसान अर्थव्यवस्था को हो रहा है उससे उबरने में काफी समय लग सकता है। अर्थव्यवस्था को फिर से 5 से 6% की ग्रोथ रेट पर आने में कम से कम 3 से 4 साल लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है और ऐसा तभी हो पाएगा जब नौकरियां बची रहे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता मुश्किल लग रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ में दर्ज कंपनियों की संख्या में अक्टूबर में 30,800 की गिरावट दर्ज की गई है। इससे संकेत मिले हैं कि कंपनियां अनुमान के अनुसार लॉकडाउन से नहीं उबर पा रही हैं और आर्थिक तंगी की वजह से लोगों को नौकरी से निकाल रही है। ईपीएफओ में फंड जमा कराने वाले कर्मचारियों की संख्या भी
अक्टूबर महीने में 18 लाख घट गई। दरअसल अर्थव्यवस्था तभी पटरी पर आ सकती है जब सही तरीके से सब कुछ किया जाए। ऐसे में नौकरियों को बचाए रखने के लिए सभी एक्सपर्ट्स एक सी राय रखते हैं। सबसे पहले तो नौकरियों को बचाना होगा। दूसरा, लोन को बढ़ने से रोकने के लिए बुरे दौर से गुजर रही उत्पादन इकाइयों की मदद करनी होगी। तीसरा, सरकार को बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च करना होगा, जिससे संपत्ति के साथ साथ नौकरियां बढ़ सके। इसके अलावा सरकार को बैंकों में अतिरिक्त पूंजी डालनी होगी ताकि क्रेडिट फ्लो को बढ़ाया जा सके। पर ये सब करने के लिए साधनों से ज्यादा नियत की जरूरत है। अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार को रोजगार को प्राथमिकता देनी होगी, लेकिन कोविड की वजह से बुरे दौर से गुजर रहे पूरे देश के लिए अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रोजगार देने की पहल आखिर करेगा कौन? सरकार की प्राथमिकता तो नहीं लगता कि रोजगार देने की है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जिससे रोजगार के साधनों को बढ़ाया जा सके। उधर बात अगर बैंकों की करें तो बैंकों को भी आत्मनिर्भर होने का संदेश दिया गया, लेकिन जब बैंकों को बचाने की बात हुई तो आत्मनिर्भरता का नारा देने वाली सरकार ने और रिजर्व बैंक ने इसे विदेशी बैंक को सौंपने का मन बना लिया। मर्जर हो रहा है डीबीएस सिंगापुर बैंक के साथ 94 साल पुराने लक्ष्मी विलास बैंक का। अब ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि देश में आत्मनिर्भर होने का नारा सिर्फ नारा बनकर ही रह जाएगा या फिर इसके पीछे रोजगार देने और कंपनियों को मदद देने की मंशा भी सरकार की है। अगर ऐसा हुआ तभी अर्थव्यवस्था और बैंक दोनों बच पाएंगे। ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं कि सरकार सबसे पहले रोजगार के बारे में सोचे? अगर ऐसा हुआ तो अर्थव्यवस्था भी बच सकती है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सरकार जल्द से जल्द कड़े कदम उठाए। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने क्रोनोलॉजिकल विद गीता शर्मा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं और साथ ही इस पर शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।